नमस्कार विद्यार्थियों। तो अपने बीएससी पार्ट सेकंड का जूलॉजी थर्ड पेपर चल रहा है। तो कल अपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का अंतिम पार्ट जो था वो हमने किया, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि ब्रांचेज ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। या एम्ब्रियोलॉजी। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि परिवर्धन जैविकी या एम्ब्रियोलॉजी की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। तो ब्रांचेज हमने कल पढ़ी, कौन कौन सी ब्रांचेज थी? एक था अपना एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी, दूसरा था अपना डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, अगला था अपना एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, फिर था अपना केमिकल एम्ब्रियोलॉजी, फिर था अपना टेरेटोलॉजी। तो ये जो सारे की सारी जो ब्रांचेज है, इनका अध्ययन हमने किया। इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक था वो था स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, या इसे हम कहें कि एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो देखिए, क्षेत्र में हमने अध्ययन किया कि एम्ब्रियोलॉजी का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो अपने को पता है कि ये जो एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणिकी जो शाखा है, इस भ्रूणिकी का उपयोग वर्तमान में सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि इस शाखा के दौरान प्रसव से पूर्व भ्रूण के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, जो उनका परिवर्धन विकास होता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। साथ ही साथ प्रसव के बाद की जो संरचनाएं होती है, उनके बारे में भी अपने को जानकारी मिलती है। तो हम यूं कहें कि भ्रूण विकास एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो अध्ययन है वो भ्रूणिकी की देन है। अगला जो प्रमुख हमने अनुप्रयोग इसका पढ़ा वो है अपने बर्थ डिफेक्ट जो है जन्म दोष, जिन्हें हम कहते हैं, जन्म दोष का पता लगाने और पता लगाकर जन्म दोष दूर करने में टेरेट संतति उत्पन्न होने से बचाव करने के लिए अपने किसका उपयोग करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी का यूज किया जाता है। इसके बाद बात करें अपनी एक पद्धति है स्कैन पद्धति, जिसके दौरान हम जो गर्भवती महिला होती है उसके यूट्रस की गर्भाशय की आंतरिक संरचना के अंदर जो शिशु विकसित हो रहा है, परिवर्धन कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, उसका अध्ययन करने के लिए अपने अल्ट्रासाउंड वगैरह टेक्निक काम में ली जाती है। वो भी अपनी किसके अंतर्गत आती है? एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आती है, भ्रूणिकी के अंतर्गत आती है। तो हम यूं कहें कि भ्रूण के संपूर्ण परिवर्धन और विकास में इनका अध्ययन करने में, भ्रूण के एक सामान्य विकास के लिए, भ्रूण के अंदर जो जन्मजात दोष है उनको दूर करने के लिए, विकसित होने वाले भ्रूण के अंदर पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की विसंगति या असामान्यता का पता लगाने के लिए अपने किसका उपयोग किया जाता है? एम्ब्रियोलॉजी का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये हमने भ्रूणिकी की उपयोगिता पढ़ी। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, अपने इस फर्स्ट यूनिट को दो पार्ट के अंदर हमने डिवाइड किया है। पहला अपना डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी, और सेकंड अपना पार्ट गेमेटोजेनेसिस से संबंधित है, प्रजनन से संबंधित है। क्योंकि अपने को पता है, मैंने शुरू में आपको बताया कि एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी जो है इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? गैमेट निर्माण से होता है। जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने शुरू हो जाते हैं और ओवरी के अंदर ओव्यूम बनने शुरू हो जाते हैं, वहां से अपने एम्ब्रियोलॉजी प्रारंभ हो जाती है, भ्रूणिकी प्रारंभ हो जाती है। तो इस भ्रूणिकी के अंतर्गत अपने गैमेट फॉर्मेशन का भी अध्ययन करते हैं। ये अपने स्कोप के अंतर्गत है। और कल हमने दो शब्दों पर चर्चा की थी, आईवीएफ टेक्नोलॉजी और दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी। तो देखिए, हमने कल इन दोनों शब्दों पर अपनी चर्चा की थी कि भ्रूणिकी या एम्ब्रियोलॉजी के दौरान निसंतान जो दंपतियां होती हैं, जिनमें सामान्य कोपुलेशन के बाद भी बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं पाई जाती, उन दंपतियों में संतान सुख की प्राप्ति के लिए अपने आईवीएफ टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक काम में लेते हैं। इस दौरान क्या किया जाता है? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर
अंडाणु और शुक्राणु का क्या किया जाता है, फ्यूजन करवाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। और इस जाइगोट का किसमें ट्रांसफर किया जाता है, ये जाइगोट एक महिला के यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर रोपित कर दिया जाता है। और इस विधि के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। तो ये हमने स्कोप के अंतर्गत पढ़ा, एम्ब्रियोलॉजी का क्षेत्र है, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न करने में भ्रूणिकी का विशेष योगदान है। देखिए दोबारा से अपने चर्चा करें फर्स्ट यूनिट की, तो अब फर्स्ट यूनिट के पहले पार्ट के अंतर्गत अपने टॉपिक आते हैं एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हमने अपनी जो पीछे की क्लासेज है उनके दौरान हमने इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ी। तो पहला टॉपिक है इनकी डेफिनेशन, परिभाषाएं। फिर हमने इन दोनों के मध्य डिफरेंस पढ़ा कि परिवर्धन जैविकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी किस प्रकार से एम्ब्रियोलॉजी से भिन्न है या फिर दोनों में क्या समानताएं हैं, वो हमने पढ़ा। इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट था, थ्योरीज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी के सिद्धांत, और 11 सिद्धांतों की हमने चर्चा की। भ्रूणिकी के जो 11 सिद्धांत है उन 11 सिद्धांतों की हमने क्या की, चर्चा की। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चंस, जो लास्ट वाला टॉपिक मैंने आपको बताया, ये 100% आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने जो 11 थ्योरीज आपको बताई है उन 11 थ्योरीज के नाम आपको याद रखने हैं, उनके वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं और प्रत्येक थ्योरी की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। बड़ा क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है। अगला जो अंतिम अपना फर्स्ट पॉइंट का टॉपिक था उस पर हमने पिछले सेशन के अंदर चर्चा की। वो टॉपिक क्या था, वो था अपना ब्रांचेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी और स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी या एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो भ्रूणिकी के प्रमुख शाखाएं और जो इनके अनुप्रयोग है वो हमने पिछले सेशन के दौरान पढ़े। तो अब जो अपना इस फर्स्ट यूनिट का जो अंतिम टॉपिक है, जो कि अपना किससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रजनन से रिलेटेड है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इससे पहले वाला अपना फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले वाले सारे के सारे टॉपिक आपके समझ में आ गए है या नहीं आ गए, कमेंट करके बताइए। कुछ पूछना है तो भी डिस्कस कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर आपके क्वेरी क्वेश्चंस डालिए। इसके बाद अपने शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए। कोई समस्या नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया जितना करवाया है। रोमा कुमारी आ गया, वेरी गुड। देखिए कल से आपको बार बार बताया जा चुका है, पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताया कि कल से अपनी जो क्लास चलेगी वो किस पे चलेगी, कल से अपनी क्लास ऐप पे चलेगी। और आज वाला रिपीट तो मनीषा आज वाला तो कुछ करवाया ही नहीं, आज वाला तो कल वाला रिपीट करवाया है। कल वाला रिपीट करवाना है दोबारा तो बताओ, क्वेरी डालिए अपनी, क्या रिपीट करना है ये बताइए। आज तो मैंने आपको ये बताया कि इससे पहले के अपने जो क्लासेज है उसके दौरान मैंने क्या क्या करवाया था, कौन कौन से अपने टॉपिक थे वो बताया है। चलिए बता देता हूं मैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत जो अपने से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाने हैं। तो देखिए अपने क्वेश्चंस के दो पार्ट रहते हैं, कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं और कुछ बड़े क्वेश्चन। अगर छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चंस क्या होंगे, भ्रूण क्या है, डिफाइन द वर्ड एम्ब्रियो, भ्रूण क्या है, डिफाइन द एम्ब्रियो। अगला जो अपना क्वेश्चन होएगा वो भ्रूणिकी क्या है, डिफाइन द वर्ड एम्ब्रियोलॉजी।
अगला जो क्वेश्चन होएगा अपना, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ये अपना अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी का इतिहास समझाइए। तो इतिहास के दौरान, हिस्ट्री के दौरान हमने अरस्तु से लेकर वर्तमान समय आधुनिक भ्रूणिकी जो चल रही है वहां तक का वर्णन करना है। इसके बाद अगला जो अपना है थ्योरी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी के प्रमुख सिद्धांत धारणाएं अपने को पढ़ना है। कितनी थ्योरी पढ़ी है हमने? अब तक 11 थ्योरीज पढ़ ली हैं। फिर ब्रांचेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, और लास्ट क्वेश्चंस जो अपने इस फर्स्ट टॉपिक में से पूछा जा सकता है वो है एप्लीकेशन और स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, तो देखिए ये क्वेश्चंस अब तक हमारे जो क्लास के अंदर लगभग यूनिट का हमने अध्ययन कर लिया है। जो अपना एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो गया। वो क्वेश्चंस अपने यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पूछे अगर भ्रूण क्या है, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जब स्पर्म और ओव्यूम आपस में मिलते हैं तो इस संयोजन को अपने क्या नाम देते हैं? फ्यूजन के नाम से, युग्मक संलयन के नाम से जानते हैं। और फर्टिलाइजेशन की इस क्रिया के पश्चात द्विगुणित संरचना डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, उसे हम नाम क्या देते हैं? जाइगोट। और इस जाइगोट में माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा कालांतर में आगे संरचनाओं का विकास होता है। यहाँ जाइगोट से जो विकसित संरचना है उसे हम क्या नाम देते हैं? एम्ब्रियो के नाम से, भ्रूण के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि युग्मक संलयन के पश्चात युग्मनज से बनने वाली संरचना क्या है? भ्रूण है। ध्यान दीजिएगा 8 सप्ताह तक तो ये संरचना कहलाती है एम्ब्रियो, और 8 सप्ताह के बाद इसी संरचना को अपने क्या नाम दे देते हैं? फिट्स नाम दे देते हैं, गर्भ के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। एम्ब्रियो किसे कहते हैं? भ्रूण किसे कहते हैं? डिफाइन द वर्ड एम्ब्रियोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भ्रूण के विकास तथा परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी। डिफाइन द वर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो परिवर्धन जैविकी किसे कहते हैं? प्रसव से पहले और प्रसव के बाद के विकास के अध्ययन को अपने क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी कह देते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी? तो क्या अंतर है? एम्ब्रियोलॉजी के दौरान केवल प्रसव से पहले की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के दौरान प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद की संपूर्ण संरचनाओं का, परिवर्तन का, घटनाओं का वर्णन करना होता है। ठीक है। फिर अपने हिस्ट्री थी तो यूनानी दार्शनिकों से लेकर अरस्तु को एम्ब्रियोलॉजी का जनक माना जाता है। कल मुल्लर वगैरह आए, जितने भी वैज्ञानिक आए उनके बारे में अपने को हिस्ट्री के अंतर्गत वर्णन करना है। और फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना ही नहीं है किसी भी पोजीशन में। 11 के 11 सिद्धांत पढ़ने हैं आपको। क्वेश्चंस 100% पूछा जाएगा। क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जाएंगे। देखिए पीछे के जो लास्ट ईयर के आप क्वेश्चंस पेपर उठा के देखोगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चंस पेपर नहीं है जिसके अंतर्गत इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का यहाँ पैटर्न क्या रहता है। या तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एपिजेनेसिस थ्योरी से क्या तात्पर्य है, प्रीफॉर्मेशन थ्योरी से क्या तात्पर्य है, मोजेक सिद्धांत क्या है, बेयर का नियम क्या है, जाति का पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है, सैंकोसन सिद्धांत से क्या तात्पर्य, इनकैशमेंट थ्योरी से क्या आशय। तो इस प्रकार से नाम देख के वो सिद्धांत के बारे में पूछेगा, तब तो आएगा अपना क्वेश्चंस छोटा। छोटे वाले क्वेश्चंस आएंगे तब अपने को 5 से 7 लाइन 10 लाइन के अंदर इसका वर्णन करना है। बाय द वे अगर बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो ये क्वेश्चन देगा कि एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी के प्रमुख सिद्धांतों को समझाइए। तब अपने को सारे के सारे 11 के 11 सिद्धांत यहाँ पे समझाने पड़ेंगे। फिर इन दोनों को मिला के मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है और बड़ा क्वेश्चन आता है
कि एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी की प्रमुख ब्रांचेज कौन सी है, शाखाएं कौन सी है और इनके अनुप्रयोग क्या है, उपयोगिता क्या है। तो इन दोनों को मिला के अपने इनका विस्तृत वर्णन करना होता है। और ध्यान देना यहाँ जो ब्रांचेज है इनसे रिलेटेड ही अपने क्या होंगे, इनके अनुप्रयोग होंगे, क्योंकि अपने प्रत्येक ब्रांचेज है। अगर रासायनिक या केमिकल एम्ब्रियोलॉजी है तो इसके दौरान अपने क्या करेंगे, केमिकल कंपोजिशन जो होता है इनका अध्ययन करेंगे। और केमिकल कंपोजिशन अपने जीवद्रव्य के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, भ्रूण के प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से घटक किस किस मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं उसका अपने को अध्ययन होगा, एनालिटिकल होएगा। तो उसके अंदर अपना पूरा का पूरा विश्लेषण किया जाएगा। तो ब्रांचेस से संबंधित अपने क्या हो गई, एप्लीकेशन हो गए, अनुप्रयोग हो गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया क्या? कमेंट बॉक्स में जाइए। यहां तक चलें आगे, पूछे कुछ पूछना हो तो। ये अपना एक पार्ट फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट हो चुका है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी। समझ में आ गया यहां तक? बताइए। देखिए एक तो आपकी संख्या बहुत कम चल रही है, बार बार आपको कहना पड़ रहा है कि शेयर कीजिए, इतने बच्चे थोड़े ही है। अपने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आपके जो स्ट्रेंथ 40-40, 50-50 की रहती है, तो यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर तो अपने प्लेटफॉर्म फ्री दे रहे हैं, तो यहाँ क्या दिक्कत चल रही है। तो कल का अपना जो टाइम रहेगा 9 AM मॉर्निंग में 9 बजे आ जाइएगा आप ऐप पर। और किसी बच्चे ने ऐप डाउनलोड अभी तक नहीं की है तो वो फोक्स कोचिंग सेंटर के नाम से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कुछ समय के लिए अपने क्या टाइमिंग रहेगी, 9 AM, कुछ समय के लिए अपनी ऐप क्या है, ट्रायल के रूप में चल रही है। तो फ्री अपने वीडियोस आएंगे, किसी भी प्रकार का पे नहीं करना होएगा आपको, लेकिन आप फर्स्ट एंड्रॉयड में आने के लिए अपना पे करते हुए अपनी सीट को पहले से डिस्काउंट के साथ सुरक्षित कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपने अगला पोर्शन। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया। कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े हैं पिछले सेशन के दौरान वो मैंने आपको बताया। अगले जो सेशन है उनके दौरान अपने कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो देखिए बार बार मैं ये आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि अपना टॉपिक शुरू करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपने को पढ़ना क्या है। 20% नॉलेज जब अपने को ये होएगा कि अपना सिलेबस क्या है, इस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट में कौन से है, सेकंड यूनिट में कौन से, 5th यूनिट तक अपना पूरी बुक का सिलेबस सबसे पहली बात है अपने को ध्यान में रखना है। तभी अपने जो कुछ अपने को पढ़ना है उसके बारे में संपूर्ण नॉलेज अपने प्राप्त कर पाएंगे और पूरी तरह से क्वेश्चन सोल्व तभी हो पाएंगे जब अपने को संपूर्ण सिलेबस की जानकारी होगी। क्योंकि अपने सिलेबस को एक नज़र में परफेक्ट तौर पे देखते हैं तब अपने को पता चल जाता है कि अपना कौन सा टॉपिक अपने ध्यान में नहीं है, कौन सा टॉपिक अपना छूटा हुआ है, कौन सा टॉपिक हमारी समझ में आया हुआ नहीं है। तो बार बार सबसे पहला काम तो आपका बुक्स के साथ रूबरू होना, पुस्तक को, बुक्स को अपना फ्रेंड बनाना, मित्र बनाना, दूर मत भागा करो उससे, सिलेबस सामने रखा करो और जितनी बार हो उसके सिलेबस को बार बार आप रिवाइज करो जब तक कि आपके पूरा का पूरा सिलेबस से कंठस्थ न हो जाए। आपको देखिए बड़ी विडंबना रहती है कि बच्चे अनभिज्ञ रहते हैं कि सिलेबस फर्स्ट यूनिट में सेकंड यूनिट का क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड में थर्ड वाला पूछ लिया जाता है, या वो तैयारी इस प्रकार से करते हैं कि फर्स्ट यूनिट अपने पढ़ रहे हैं, चलते चलते अपने थर्ड यूनिट वाला कोई टॉपिक आ गया उसको फर्स्ट के अंदर ऐड कर दिया, फिर बोल देते हैं सर ये तो थर्ड में आ गया फर्स्ट में नहीं आया। या बुक भी कई बार चेंज हो जाती है कि ये तो सर इस बुक का टॉपिक था, इस बुक में क्यों पूछ लिया। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल से एक राय देना चाहता हूँ कि आप MGU यूनिवर्सिटी जो अपनी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है उसकी साइट पर जाकर आप सिलेबस अपलोड कीजिए। क्योंकि अपनी जो बुक्स है, रेफरेंस गाइड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली बुक के लिए तो एक सीमित सा सिलेबस रहता है, अपने को उसी सिलेबस के इर्द गिर्द घूमना होता है, वो ही अपने को पढ़ना होता है, वो फिक्स है, क्वेश्चन पेपर उसी में से पूछा जाता है। अपने यहाँ जो रेफरेंस गाइड है 2 प्रकार की चलती है, CBH वाली और अलका वाली।
या फिर कोई अपने 5 इयर्स के मॉडल पेपर आएंगे, सोल्वर्ड अनसोल्वर्ड, तो कोई भी अपने बुक उठाओ, इसके अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं है, कंप्लीट सिलेबस नहीं है। कैसे? या तो करते क्या है, आप किसी भी बुक है उस बुक के प्रारंभिक पेज पे देखिए आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। आपको केवल एमजीएस यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, उसके साथ आपको कोटा यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, एमडीएस यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, कई सारी यूनिवर्सिटियों का समावेशन होता है। तो ऐसे में प्रत्येक यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग पैटर्न रहता है, अलग सिलेबस रहता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो आप बुक पढ़ो, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ो। सबसे पहला काम आपके दिमाग के अंदर सिलेबस फीड होना चाहिए। तो देखिए अपने अब तक जो पढ़ा उस पर किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और बुक के अंदर भी सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस आपके टॉपिक डाल देते हैं जो न तो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं, केवल नॉलेज आप उस बारे में बढ़ा सकते हो। तो देखिए हमने पिछले सेशन के दौरान कौन कौन से टॉपिक पढ़े और उनमें से किस किस प्रकार से अपने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपकी स्थिति क्लियर मैंने कर दी। अगले जो अपने टॉपिक है वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि अपनी जो पहली क्लास हुई थी फर्स्ट सेशन के अंदर मैंने आपको यूनिट फर्स्ट का संपूर्ण सिलेबस लिखाया था, तो वो आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। तो इस यूनिट के जो टॉपिक है अपने वो कौन कौन से हैं? गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस पहला टॉपिक अपना, युग्मक जनन। इसके बाद अपने जो टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। फिर टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ गेमेट, जिसके अंतर्गत अपने स्पर्म एंड ओव्यूम के बारे में पढ़ेंगे। और फिर है पोलैरिटी ऑफ ओव्यूम, अंडे के अंदर ध्रुवता किस प्रकार की पाई जाती है। और फिर पढ़ेंगे अपने सिमेट्री ऑफ ओव्यूम, अंडाणु के अंदर सममिति किस प्रकार की पाई जाती है। तो ये अपने टॉपिक है जो अपने सेकंड पार्ट के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब देखिए इन टॉपिक में से क्वेश्चंस कहां से पुट किए जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस उठते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अपना टॉपिक यहां से आता है। डिफाइन द वर्ड गेमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, या तो वो स्टेज पूछेगा, वही बात, अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो वो स्टेज पूछेगा। स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रावस्था है, कौन सी ग्रोथ प्रावस्था का वर्णन कीजिए, मैच्योरेशन फेज का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वो। या फिर वो पूछेगा कि अंडाणु निर्माण के दौरान पित्तक जनन प्रावस्था से क्या आशय, वृद्धि प्रावस्था को समझाइए। या फिर दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। शुक्राणु निर्माण और अंडाणु निर्माण में प्रमुख अंतर बताइए। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 8th क्लास से अपने पढ़ते आ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ये टॉपिक। फिर यहाँ पे अपने स्पर्म और ओटीड अंडाणु के प्रमुख प्रकार बताने हैं। तो कसाबी और अकसाबी चल अचल दो प्रकार के स्पर्म हो जाएंगे अपने मोस्टली। और ओव्यूम अपने एक तो पित्तक की मात्रा के आधार पर होएगा, जिसके अंतर्गत अपने माइक्रो, मैक्रो और मिजोलेस्टल के नाम से इनको हम जानते हैं। अपित्त की, अल्पपित्त की और अतिपित्त की किन किन जीवों के अंदर कौन से समूह के अंदर पाए जाते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। और अगला जो प्रकार होएगा, ये तो हो गया पित्तक की मात्रा के आधार पर। अगला जो प्रकार होएगा वो होएगा पित्तक के वितरण के आधार पर। फिर होएगा कोष के आधार पर कि लेयर बाहर पाई जाती है तो वो कैप्सूल आवरण पाया जाता है तो वो हो जाएंगे अपने क्लिडोइक अंडे, नहीं पाया जाता होगे तो वो एकोसी अंडे हो जाएंगे। तो ये अपने प्रकार हो गया। फिर पोलैरिटी या ध्रुवता, अंडाणु के अंदर किस प्रकार से ध्रुवता पाई जाती है। देखिए यहाँ ध्रुव से तात्पर्य है, मैंने बार बार आपको नाम लिया ना, एक तो होता है एक्टिव पोल और एक होता है पैसिव पोल। प्राणी जो ध्रुव है जिसके अंदर पित्तक की मात्रा कम पाई जाती है एक्टिव पोल होता है, इसमें
केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ केंद्रक और पित्तक की उपस्थिति के आधार पर कौन कौन से पोल होते हैं उसके आधार पर अपने ओव्यूम की पोलैरिटी का निर्धारण करते हैं। और सिमेट्री ओव्यूम के अंदर किस प्रकार की सममिति पाई जाती है, किस प्रकार से अंडे को अपने डिवाइड कर सकते हैं, ये अपने को सिमेट्री के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये टॉपिक अपने फर्स्ट यूनिट के बाकी बचे हुए जिनका अपने को अध्ययन करना है। तो ये अपना फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। चलिए शुरू करते हैं अपने। और देखिए यहाँ गैमेट शब्द आते ही अपने बताइए किस प्रकार की रिप्रोडक्शन का पार्ट है, किस प्रकार के प्रजनन का पार्ट है। दीजिए आंसर। गैमेट जिस जनन क्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, किस प्रकार का प्रजनन कहलाता है वो? एसेक्सुअल, सेक्सुअल, कौन सा प्रकार हो जाएगा बताइए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी गुड। तो देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। तो हम गेमेटोजेनेसिस शुरू करने से पहले गेमेट फॉर्मेशन जिस अंग के अंदर होता है उन अंगों का निर्माण कौन से स्तर के द्वारा होता है, उनका परिवर्धन किस प्रकार से होता है, थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। कि अपने को पता है कि गेमेटोजेनेसिस की क्रिया दो प्रकार से होती है, सप्रमेटोजेनेसिस और oogenesis। सप्रमेटोजेनेसिस का निर्माण सप्रमेटोजेनेसिस की क्रिया किस भाग में होती है? टेस्टिस के अंदर होती है। और oogenesis क्रिया कहाँ पे होती है? ओवरी के अंदर होती है। अब देखिए टेस्टिस या वृषण का निर्माण कौन सी संरचना के द्वारा होता है, ओवरी का निर्माण कौन सी संरचना के द्वारा होता है, इस पे अपने थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अपने सिलेबस के अंदर पार्ट में नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन जब अपने शब्द आ जाता है, शब्द आ जाता है प्रजनन, तो प्रजनन में अपने को ये जानकारी होनी आवश्यक है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से प्रकार से हो सकता है वो भी अपने दिमाग के अंदर होना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने इसका रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि ये अपने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इसमें से, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये है कि प्रजनन शब्द आते ही अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रजनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की कहानी सिंपल सी है। इस प्रकार का प्रजनन जिसमें सामान्यतः गैमेट फ्यूजन नहीं होता, अर्थात यहां क्या नहीं होएगा, युग्मक संलयन नहीं होएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होएगा। इसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो यह प्रजनन की सरल विधि है जो सामान्यतः अल्प विकसित जीवों के अंदर अधिक पाया जाता है। एग्जाम्पल बताना, अलैंगिक जनन सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है अमीबा। अब देखिए बात करें अमीबा की, तो अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन भी होता है, द्विविखंडन भी होता है, स्पोरोजेनेसिस की क्रिया भी इसमें पाई जाती है, पुट्टिका निर्माण की क्रिया के द्वारा भी ये प्रजनन कर सकता है। तो कई प्रकार से अमीबा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक इसी प्रकार अपने बात करें किस प्रकार का सदस्य है, युग्लिना। तो इसमें ये खांच ग्रोथ करती चली जाएगी और कालांतर में इस खांच के मिलने से एक युग्लिना से दो युग्लिना जीवों का विकास हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल फिजन या फिर लंबवत द्विविभाजन के नाम से जानते हैं। और ये द्विविभाजन अगर पैरामीशियम के अंदर इस खांच के द्वारा हो तो इसे हम पार्श्वीय द्विविभाजन के नाम से जानते हैं। फिर स्पोर अगर बन रहे हैं, जेम्यूल अगर बन रहे हैं तो इसे हम क्या कह देंगे? स्पोरोजेनेसिस या बीजाणुजनन के नाम से जानते हैं। और कवक के अंदर किसके द्वारा? कोनिडिया के द्वारा इस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। गोलाकार संरचना पाई जाती है पेनिसिलियम नोटेटम कवक के अंदर, जिन्हें हम कोनिडिया के नाम से जानते हैं। तो ये सारी की सारी विधियां किसकी हो जाएगी? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हो जाएगी। बहुत ज्यादा विस्तृत अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेशन क्या देंगे? सबसे पहले तो देखिए रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, प्रजनन किसे कहते हैं? जीवों के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। क्यों आवश्यक है? मूलभूत आवश्यकता क्या है रिप्रोडक्शन की?
तो देखिए एक जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक होता है। फिर प्रजनन की वह विधि जिसके दौरान सामान्यतः एक ही जीव भाग लेता है, युग्मक संलयन निषेचन नहीं होता, क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। प्रजनन की वह विधि जिसके दौरान युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, दो जीव सामान्यतः भाग लेते हैं, उसे हम क्या कह देंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। यह अल्प विकसित होता है, यह पूर्ण विकसित होता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, केवल और केवल माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा इस प्रकार की क्रिया होती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन भी होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। तो देखिए यहाँ इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अपने यूं कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का कंपटीशन एग्जाम के दौरान कि समसूत्री विभाजन माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा जो प्रजनन होता है वो कौन सा है? तो यहाँ अपना आंसर क्या हो जाएगा? अलैंगिक हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अपने हेप्लॉइड गैमेट का निर्माण होता है और हेप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन के पश्चात जब उनमें फ्यूजन होता है, संलयन होता है, इस दौरान प्रत्येक गैमेट के हेप्लॉइड जो क्रोमोसोम होते हैं वो दूसरे गैमेट के साथ मिलकर डिप्लॉइड संख्या ग्रहण कर लेते हैं। बात करें मनुष्य की तो स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे और ओव्यूम के अंदर भी 23 हो जाएंगे। ये दोनों फर्टिलाइजेशन की क्रिया के पश्चात जो जाइगोट बनेगा उसमें 46 क्रोमोसोम नंबर बना लेंगे। तो ये 46 नंबर किसकी संख्या है? पैटर्नल संख्या है। ये जो जनक होते हैं उनके समान संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित बनाए रखने के लिए कौन सा प्रजनन सहायक होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सहायक होता है। तो चलिए ये हो गई अपनी चर्चा कि प्रजनन किसे कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। तो ये अपना सारा कुछ पढ़ा हुआ है पीछे की क्लासेस के अंदर। तो दोबारा से आपके रिसाइकल में मैंने डाल दिया है, ध्यान में आ गया होगा पीछे वाला। चलिए शुरू करते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपना मूल पार्ट है गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट फॉर्मेशन के लिए अपने को कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देखिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग निर्धारण की जो क्रिया होती है वो कौन करता है? गैमेट करता है। अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग गैमेट करते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर मेल गैमेट करता है जिसे हम स्पर्म के नाम से जानते हैं। पक्षियों के अंदर ये सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया फीमेल गैमेट के द्वारा होती है जिन्हें हम ओव्यूम के नाम से जानते हैं। ZW 2 प्रकार के होते हैं। वो तो हो गई अपने कि कौन सा गैमेट अपना सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा है, लिंग का निर्धारण कर रहा है। परंतु वो लिंग का निर्धारण गैमेट किस प्रकार से करते हैं वो अपने ध्यान में रखना है। बड़ी विडंबना है कि यहाँ अंधविश्वास पर लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे लेते हैं। सेव वाले बाबा के पास जाओ और पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। तो यहाँ मनुष्य के अंदर सेव वाला बाबा कौन सा है भाई? साइंस क्या कहता है कि मनुष्य के अंदर सेव वाला बाबा स्पर्म है। और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऐसे स्पर्म जिनके अंदर Y क्रोमोसोम उपस्थित होता है और दूसरे ऐसे स्पर्म जिनके अंदर X क्रोमोसोम उपस्थित होता है। अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओव्यूम के साथ मिलेगा तो इस क्रिया के दौरान जो संतति बनेगी उसके अंदर XY क्रोमोसोम होएगा और ये क्या होएगी? मेल होएगी। और अगर X क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओव्यूम के साथ मिलता है तो बनने वाली संतति के अंदर जो एलोसोम होंगे, जो सेक्सुअल क्रोमोसोम होंगे वो XX होंगे, समझात होंगे। और जो संतति उत्पन्न होएगी वो कौन सी होएगी? फीमेल होएगी। तो ये साइंस के लिहाज से यहाँ से वाला बाबा कौन सा है? स्पर्म है। और ये जो धारणा है, यह धारणा इसकी संभावना क्या रहती है? देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि धृतराष्ट्र के 100 संतानों में सारे के सारे पुत्र थे, तो 101वीं जो संतान है उसके उत्पन्न होने की संभावना क्या है?
तो देखिए यहां आपने ये सोच के कि 100 पुत्र हुए हैं तो पक्का ही 101वां क्या होगा, पुत्र होगा, लेकिन आपका आंसर क्या है, गलत है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म ही ओव्यूम के साथ संलयन करे, यहाँ वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म भी ओव्यूम के साथ संलयन कर सकता है। तो यहाँ पुत्र प्राप्त होने की संभावना कितनी प्रतिशत बनती है, 50%। और ये संयोग रहता है, मतलब संयोग रहता है, इसके लिए अपने इन स्थितियों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते। तो धारणा क्या है सेहवाग बाबा की, फर्जी धारणा है, फर्जी सिद्धांत है, जिसको विज्ञान किसी भी हद तक स्वीकार नहीं करता। तो देखिए ये तो बात हो गई सेक्स डिटरमिनेशन की, कि स्पर्म के द्वारा मनुष्य के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन किया जाता है, लिंग का निर्धारण किया जाता है। अब वो होता कैसे है, अपने को पता है कि गैमेट फॉर्मेशन जो होता है वो किस में होता है, सेक्सुअल ऑर्गन में होता है। और सेक्सुअल ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं मुख्य प्रजनन अंग और कुछ होते हैं सहायक प्रजनन अंग। जो अपने मुख्य प्रजनन अंग है वो नर के अंदर कौन से है, नर के अंदर मेन रिप्रोडक्शन पार्ट कौन से है, टेस्टिस, वृषण, और मादा के अंदर ओवरी, अंडाशय। तो देखिए अगर आपने किसकी संरचना पढ़नी है, अपने भ्रूणीय विकास की संरचना पढ़ रहे हैं, भ्रूण के अंदर किस प्रकार से वृषण का विकास होगा और किस प्रकार से ओवरी का विकास होगा, ये अपने पढ़ रहे हैं। तो यहां देखिए कि वृषण का विकास किस प्रकार से होता है और ओवरी का विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जो स्पर्म है ओव्यूम के साथ जब संलयन करता है तब क्या बनता है, जायगोट बनता है। और इस जायगोट के परिवर्धन से भ्रूण का विकास होता है, गर्भ का विकास होता है। इस दौरान एक संरचना बनती है और उस संरचना को अपने नाम क्या देते हैं, उस संरचना को नाम देते हैं अपने मुलेरियन नलिका। ध्यान से सुनना भाई, यहां डिटरमिनेशन की क्रिया का निर्धारण करने के लिए एक्स और वाई क्रोमोसोम किस प्रकार से उत्तरदायी है वो अपना क्लियर हो जाएगा। इस नलिका को कहते हैं मुलेरियन नलिका। भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में चाहे उत्पन्न होने वाली संतति मेल हो चाहे उत्पन्न होने वाली संतति फीमेल हो, दोनों के अंदर ये मुलेरियन नलिका पाई जाती है। देखिए टॉपिक अपना चल रहा है कि सेक्स डिटरमिनेशन, ओवरी और टेस्टिस का विकास किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये दोनों जो अंग है ये ही भ्रूण का फ्यूचर तय करते हैं कि भ्रूण जो है मेल होगा या फीमेल होगा। अब देखिए यहां दो प्रकार की संभावना है कि या तो इस स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम उपस्थित हो सकता है या फिर इस स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम उपस्थित रहता है। मान लिया इस स्पर्म के अंदर, अपने सपोज करते हैं कि इस स्पर्म के अंदर, कौन से स्पर्म के अंदर, जिसने फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लिया है, जिस भ्रूण के अंदर ये संरचना बनी है, उस स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो एक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंस के अंदर ये मुलेरियन नलिका ज्यों की त्यों बनी रहती है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, खंडित नहीं होती। और चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस किसका निर्माण कर लेते हैं, ओवरी का निर्माण कर लेते हैं, अंडाशय का परिवर्तन कर लेते हैं। अब ओवरी जैसे ही बनता है, अपने को पता है कि ओवरी किस में पाया जाता है, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, तो ये किस में पाया जाता है, फीमेल के अंदर पाया जाता है। तो उत्पन्न होने वाली संतति क्या होगी, फीमेल होगी। अब देखिए ये तो होगी पहली कंडीशन कि स्पर्म के अंदर कौन सा क्रोमोसोम उपस्थित है, एक्स क्रोमोसोम। मुलेरियन नलिका ने क्या बना दिया, ओवरी बना दिया, और उत्पन्न होने वाली संतति क्या होगी, फीमेल होगी, अर्थात इस स्थिति में लड़की उत्पन्न होगी। दूसरी पोजीशन अपनी कौन सी हो सकती है कि यहां एक्स के स्थान पर स्पर्म के अंदर, फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेने वाले स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम उपस्थित हो। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये जो मुलेरियन नलिका है ये कई स्थानों से टूट जाएगी, खंडित हो जाएगी। अब इस संरचना को
ये एक्स क्रोमोसोम, जो वाई क्रोमोसोम है, इस वाई क्रोमोसोम के प्रभाव से मुलेरियन नलिका टूट जाएगी। अब इस नलिका को तो अपने ज्यों की त्यों पड़ी है, इसे तो हम क्या कह देंगे, मुलेरियन नलिका ही कहेंगे, क्योंकि मुलेरियन नलिका ही पड़ी है, इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यहां देखिए ये जो मुलेरियन नलिका टूटी है, इसे हमें क्या नाम देते हैं, वोल्फियन नलिका। क्या कहते हैं, वोल्फियन नलिका। ध्यान दीजिएगा, मुलेरियन नलिका जब विखंडित रहती है तब क्या बनता है, ओवरी बनता है। और यह कंडीशन कब लागू होती है, जब भाग लेने वाले स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हो। दूसरी स्थिति में मुलेरियन नलिका विखंडित होकर टूटकर किसमें बदल जाती है, वोल्फियन नलिका में। और यह स्थिति कब आती है, जब स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट हो। ऐसे में ये टूटी हुई वोल्फियन नलिका क्या बना लेती है, रेटेटेस्टिस बना लेती है। और रेटेटेस्टिस, टेस्टिस या वृषण की पूर्ववर्ती संरचना है, जो कालांतर में क्या बना लेगी, टेस्टिस का विकास कर लेगी, वृषण फॉर्मेशन हो जाएंगे। देखिए अनेक वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यहाँ रेटेटेस्टिस के द्वारा ही टेस्टोस्टेरोन का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। और ये टेस्टोस्टेरोन इस रेटेटेस्टिस को टेस्टिस में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होता है। और देखिए जैसे ही वृषण बना, उत्पन्न होने वाली संतति क्या हो गई, वृषण किस में पाए जाते हैं, मेल के अंदर पाए जाते हैं। तो उत्पन्न होने वाली संतति क्या होगी, मेल होगी। तो यहां ये हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन के दौरान वृषण और अंडाशय के निर्माण के लिए कौन सी पूर्ववर्ती संरचनाएं उत्तरदायी होती हैं। योगेश जोशी वेरी गुड, खुश तिवारी, नरेंद्र बुद्ध, समझ में आ रहा है क्या नरेंद्र बुद्ध? नोट्स बनाने के लिए कह रहा है तो शायद ऐप से नोट्स बनाने शुरू कर देंगे। ये आपका बेसिक नॉलेज है, क्वेश्चंस यहाँ से उठते हैं, उसके बारे में यहाँ जानकारी चल रही है कि किस प्रकार से अपना सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ देखिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। एक्स क्रोमोसोम की उपस्थिति में मुलेरियन नलिका किसका विकास करेगी, ओवरी का विकास करेगी। और वाई क्रोमोसोम की उपस्थिति में वोल्फियन नलिका किसका विकास करेगी, रेटेटेस्टिस का निर्माण करेगी, जो कि वृषण की पूर्ववर्ती संरचना है। और वृषण नर के अंदर पाया जाता है, टेस्टिस मादा के अंदर पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि नर का निर्धारण कौन करता है, वोल्फियन नलिका के द्वारा किया जाता है। और मादा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, मादा का निर्धारण मुलेरियन नलिका के द्वारा किया जाता है। तो ये था अपना सेक्स डिटर्मिनेशन की संपूर्ण प्रोसीजर, प्रक्रिया। आशा है सबको समझ में आया होगा। तो कल अपनी क्लास रहेगी सुबह 9 बजे और YouTube चैनल पर अपनी क्लास नहीं रहेगी। बड़ा मजा आ रहा है सर, पुष्पेंद्र वेरी गुड भाई, आना चाहिए। टॉपिक ये ऐसा है, अपनी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो इसमें मजा नहीं आएगा तो फिर आएगा कब। अपने को अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार से अपने फॉर्मेशन होते हैं, अपना निर्माण होता है। तो कल का अपना जो टाइम रहेगा सुबह के 9 बजे और अपनी क्लास लगेगी फोक्स की ऐप पर। तो जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं की है वो फोक्स कोचिंग सेंटर के नाम से अपनी ऐप डाउनलोड कर ले। और मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।